नमस्कार। मेरे साथ हमारे नए गेस्ट, मैं गेस्ट नया ज़रूर कह रहा हूँ पर बिहार में ये बहुत चर्चित चेहरा हैं और इसलिए मैं इनको नया नहीं कहूँगा क्योंकि हर समय वायरल होते हैं, हर जगह वायरल होते हैं। कभी ये लौंग लता और समोसे बनाते हुए वायरल होते हैं, कभी ये प्लेन चलाते हुए वायरल होते हैं। तो इनकी ये पहचान है और इसलिए अब जन जन तक लोग जन जन के बीच में ये जिस तरीके से लोकप्रिय हैं, इनकी लोकप्रियता हर जगह सुनाई पड़ती है। बहरहाल अभी ये विकास आयुक्त हैं, इससे पहले इन्होंने शिक्षा में कई सारा काम किया। और एक बात जो मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन। लोग जो भी वेल ऑफ हो रहे हैं बिहार से जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। पर ये ऐसे साउथ इंडियन हैं जो बिहार आकर के बिहारी बनना चाहते हैं और इनको पसंद है। ये कहते हैं बिहार ने बहुत कुछ दिया है और मैं अपनी पहचान बिहारी के रूप में ही स्थापित करना चाहता हूँ। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर एस सिद्धार्थ का TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बिहार ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आप बिहार को और क्या क्या देने वाले हैं? देखिए, मैंने बिहार में 35 साल मैंने यहाँ नौकरी की और बिहार ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया, इज़्ज़त दी और एक अपनापन का भाव मुझे यहाँ मिला। मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो अब तो यही है कि मैं बिहार में बस गया हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी अब बिहार के लिए समर्पित है। आगे भी बिहार में ही रहूँगा, इसलिए अब बिहारी हो गया हूँ तो बिहार में ही रहूँगा। सर का कहना है बिहार में ही रहूंगा। राजनीति में भी एंट्री का प्लान है क्या आगे विकास आयुक्त के बाद? देखिए, बिहार में रहने का मतलब ये नहीं कि राजनीति। बिहार का मतलब है कि समाज की सेवा, समाज का सुधार और अनेक तरीके से किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति से ही बिहार का सुधार और समाज सेवा किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरी ज़िंदगी अब बिहारियों के लिए समर्पित है। मेरी ज़िंदगी इस बिहार की धरती के लिए समर्पित है। नहीं, ये बिहार के लिए समर्पण के पीछे मूल भावना क्या है, उस बात को हम समझना चाहते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ तमिलनाडु के रहने वाले हैं और बिहारी बनना क्यों चाहते हैं? बिहार में ऐसी क्या खासियत उन्हें दिखाई पड़ गई कि 35 वर्षों के बाद भी वो बिहार में स्टेबल होना चाहते हैं, पदस्थापित रहना चाहते हैं और बिहारी कहलाना पसंद करते हैं? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, केवल मेरे जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है और मैं केवल मेरा जन्म वहाँ हुआ और उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी और दिल्ली के कॉलेज में IIT गया, दिल्ली के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं IIT IIM गया और उसके बाद मैं बिहार आया। तो कहने को तो मैं दिल्ली का निवासी, अगर आप कहें, जैसा आप भी हैं दिल्ली के निवासी, बाकी लोग भी, चैनल भी दिल्ली के निवासी हैं, तो दिल्ली का कोई निवासी नहीं होता है। दिल्ली एक इस देश की राजधानी है और कोई ये नहीं कह सकता मैं दिल्ली का निवासी हूँ। लेकिन जब मैं बिहार आया, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की 35 साल, अगर आप देखें, आप डिवाइड करें मेरी उम्र और कितने साल मैंने कहाँ बिताए, तब तो मेरी आधे क्या 60% ज़िंदगी तो यहीं बीत गई। तो जब बिहार में आया तो जो सम्मान, मैं घाटशिला में पोस्टेड था उस वक्त, कंबाइंड बिहार था, गिरिडीह जिला में मैंने ट्रेनिंग किया। लेकिन जो इस धरती की कुछ विशेष खासियत है और मतलब जो आत्मीयता और सम्मान ये धरती देती है, मेरे ख्याल से मैं बॉम्बे में भी रहा 8-9 महीने, दिल्ली में रहा, अहमदाबाद में रहा, लेकिन इस धरती की अपनी एक खासियत है और जो यहाँ पे आ जाता है तो फिर यहीं का रह जाता है। नहीं, पर एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा है क्या कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को बिहार ज़्यादा पसंद पड़ता है? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हावी है और पब्लिक काफ़ी डिमांडिंग है और मैं मानता हूँ कि पब्लिक की जो इच्छाएं और आशाएं हैं वो ब्यूरोक्रेसी को एक चैलेंज के रूप में प्रस्तुत होता है। चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोड में हो, बिजली में हो, ये सब पब्लिक चैलेंजेस हैं
तो ब्यूरोक्रेसी कोई हावी नहीं हो सकती है, ये तो किसी समाज में ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हो सकती है। और यदि कोई ब्यूरोक्रेट समझ सकते हैं, अगर ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट सोच ले कि हम सिस्टम पर हावी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत फहमी है। हमेशा हमेशा डेमोक्रेसी में, एक पॉलिटिकल सिस्टम में पब्लिक हावी होती है सिस्टम पर, और पब्लिक ही डिसाइड करती है कि कैसे सिस्टम चले, कैसे ब्यूरोक्रेट चले, कैसे समाज चले और कैसे पॉलिटिशियन चले। इसलिए ये बिल्कुल कभी भी ये दिमाग में किसी के नहीं आना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी किसी सिस्टम पर हावी हो जाए। आप 3 दशक से हैं यहाँ पर तकरीबन, और मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा बतौर IAS ऑफिसर। नीतीश जी के शासन में भी आप बड़े अच्छे पद पे रहे, नीतीश जी के काफ़ी करीब रहे, प्रधान सचिव रहे, कैबिनेट में रहे आप, और उसके बाद अगर हम कहें तो एजुकेशन में भी थे, बहुत चर्चित हुए लोगों के बीच में। तो अगर ये कहा जाए एक नीतीश जी का शासन सुशासन काल बताया जाता है, उससे पहले के शासन को नीतीश जी के ही लोग या NDA के लोग कहते हैं जंगल राज है, तो आपका अनुभव क्या कहता? आपने क्या महसूस किया कि पिछले 3 दशक में अलग अलग मुख्यमंत्री का जो शासनकाल था, आप बता सकते हैं कि ये शासनकाल कैसे डिफरेंट है, या आपको कौन सा शासनकाल बेहतरीन लगा? देखिए, मैं दोनों शासनकाल में अलग अलग रोल पे रहा, और मेरी इतनी छोटी सी भूमिका में मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक शासनकाल में मैं क्षेत्र में रहा, जिला में रहा, DDC रहा, SDO रहा, और जो दूसरा शासनकाल में पॉलिसी मेकिंग में रहा, और बीच में मैं दिल्ली में भी गया, भारत सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक माननीय मंत्री जी का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहा। इसलिए मेरे जो कालखंड हैं, जो मेरे कैरियर के, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, इसलिए कंपेरेबल भी नहीं है। मैं केवल आपको जो वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की सरकार के बारे में, हम लोग उस लेवल पे जब ज्वाइन किए थे तो पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा थे हम लोग, नीति निर्धारण में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग दिया, और एक परिवर्तन का दौर चल रहा था जब हम लोग सभी रूल्स रेगुलेशंस, हमने योजनाओं की पॉलिसीज़ बनाए, एक्ट नए नए बनाए। तो मेरा मेजर योगदान जो रहा है इस पूरे विकास की प्रोसेस में, वो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग, मतलब ड्राफ्टिंग, और ये सभी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश और उनके गाइडेंस में होता रहा। तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग है। वो वहाँ पे तो मैं कल SDO था, DDC था, जो सरकार ने डायरेक्शन दिया वो मैंने काम किया, लेकिन मुख्य रूप से किसी समाज में परिवर्तन जो कहते हैं ना, अमूल चूल परिवर्तन, वो तब होता है जब आप उसकी पॉलिसीज़ चेंज करते हैं, जब उसके एक्ट में चेंज करते हैं, आपके उसके प्रोसेसेस चेंज करते हैं। तो मेरा उसी में रोल रहा है ज़्यादा, और आज तक वही करता रहा मैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, आप जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट यहाँ पर आते हैं जिनका बड़ा साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पर बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्यों मार खा जाता है? क्या आप लोग नीति निर्धारण में ऐसी क्या कमी देख पाते हैं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, या यहाँ का जो पॉलिटिकल मिजाज है उस लेवल पर, कि बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सफल नहीं बना पाता? मुझे जो जानकारी है, आपने बहुत लोगों को ज़मीनें दी, बहुत सारे कैपिटलिस्ट आए, पर वो इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए, और आपको लगा कि इस तरह हमने ज़मीनें भी दे दी, वो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने भी नहीं आए। तो कुल मिलाकर के सवाल यही है कि इस फ्रंट पर बिहार सरकार फेल क्यों दिखाई पड़ती है? देखिए, ये जो पॉलिसी, जो पहले तो 2011 की पॉलिसी थी, उसके बाद 2016 की पॉलिसी जो आज तक चल रही है, और बीच बीच में सेक्टोरल पॉलिसीज़ भी आए। तो जब जब इंडस्ट्री आई और उन्होंने अपनी मांग रखी, बहुत बार बैठक हुई, आपकी IT इंडस्ट्री की बैठक हुई, तो IT इंडस्ट्री ने कहा कि हमको ये सुविधा दीजिए, आपके टेक्सटाइल वालों ने आए, कहे कि हमको ये सुविधा दीजिए, और इसी तरह जो एथेनॉल कंपनीज़ हैं, आप देखेंगे कोरोना के टाइम में हमने एथेनॉल पॉलिसी की। वर्तमान में सभी इंडस्ट्रियल हाउसेस ने मिलकर कहा कि हमको ज़मीनें दीजिए। तो समय समय पे हम लोगों ने जो भी इंडस्ट्रियल हाउसेस आए, जो भी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड थी, हम लोगों ने पूरी की। लेकिन हमको लगता है कि क्योंकि जो ओल्ड एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, पुणे है, तमिलनाडु है, बॉम्बे है, गुजरात है, जबकि हमारे इंसेंटिव जो पैकेजेस हैं उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा है,
तो कुछ लगाव वहाँ पे है, जिसको मेरा मेरा अपना अपना अनुभव कहता है कि धीरे धीरे ये सब लोग आ जाएंगे। आप देखिएगा मेरे ही कार्यकाल में जब मैं था तो आपका मडौरा में आपका रेल इंजन प्लांट बना, आपके मधेपुरा में रेल इंजन प्लांट बने, और आपके इतने सारे जो इंडस्ट्रियल लैंड है, एरियाज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी पे इंडस्ट्रीज़ लग गए विभिन्न प्रकार के। आप पेप्सी बोलिए, ब्रिटानिया बोलिए, जो भी कंपनीज़ हैं सबके लग गए। तो मेरा अपना व्यू है कि जो वर्तमान जो लास्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पैकेज है जो मार्च तक लागू है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्री ज़मीन का घोषणा कर दिया है कि जो 1000 लेबर एम्प्लॉय करेगा उनको फ्री ज़मीन देगी जाएगी। फॉर्च्यून 500 की कंपनी होगी तो उसको भी ज़मीन दी जाएगी, और साथ ही साथ विशेष सेक्टर्स जो हमारे 1000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको भी ज़मीन दी जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस ने ज़मीन मांगी या अपने अपने पॉलिसी कंसेशंस मांगे, तो बिहार सरकार बढ़ चढ़ के उनको ये कंसेशंस दिए, और ये उम्मीद है कि अब एक रफ्तार पकड़ेगी और इंडस्ट्रियल हाउसेस और इंडस्ट्रीज लगेंगे। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है जिस वजह से इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ नहीं आने? नहीं, मेरा ये बिल्कुल मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंडस्ट्रियल हाउस नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर से डिस्टर्ब रहता है। उल्टा मैं एक दिन मैं किसी जगह मैं इंडस्ट्रियल मीट में गया था, 2018 की कहानी है, तो मैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब कन्विंस करने गया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। तो मैंने कहा कि भाई आप बिहार आइए और आप वी विल अरेंज फॉर यू स्टे एंड वी विल मूव अराउंड और आपको सभी ज़मीनें दिखाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुझसे पूछा था, 2018 की बात कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, आज बिहार का अखबार देख लेते हैं और आपके सिटी का अखबार देख लेते हैं, लेट अस कंपेयर द 2 न्यूज़पेपर्स। तो सबसे पहले उन्होंने पटना का अखबार देखा, मैंने कहा कोई क्राइम दिख रहा है आपको? देखा नहीं। तो उन्होंने वो अपने सिटी का देखा, तो देखा बिजनेसमैन शॉट डेड। मैंने कहा आप तो इसी सिटी में रहते हैं भाई। तो ये कह देना कि ये तो केवल ये तो वहम की बात है, और ये एक मतलब जस्टिफिकेशन है कि भाई आप मतलब अपने कुकून से बाहर निकल के किसी अन्य राज्य में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और मेरा अपना कहना है कि जितने भी इंडस्ट्रियल जॉइंट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उनसे अच्छी लॉ एंड ऑर्डर बिहार की है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं बॉम्बे में रहा हूँ भाई, मैं बॉम्बे में एक बहुत मेजर इंडस्ट्रियल हाउस के साथ रहा हूँ, और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कंपेयर कर लीजिए। बिहार इज एनी डे बेटर एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ये केवल एक मतलब हवा बनाया जाता है। आप किसी भी दिन 2 अखबार देख लीजिए ना, आप किसी भी शहर का अखबार उठा के देखिए, पटना का अखबार उठा के देखिए। अब आपसी मतलब प्रेम में मर्डर हो जाए या आपसी पड़ोसियों का मर्डर हो जाए, ये कोई इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गैंग वॉर है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस है, मेरे ख्याल से बिहार में नहीं है, एंड लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। बिहार के अब आपके वायरल वीडियोस पे चलते हैं, कभी आप खाना बनाते नजर आते हैं, कभी आप सब्जी लेते नजर आते हैं, अक्सर ऐसे वीडियोस सामने आते रहते हैं। उन वीडियोस पर क्या कहना है आपका? देखिए वो वीडियो से मुझे क्योंकि कई आपके आलोचक जो हैं वो कहते हैं कि आप वीडियोस पहले रिकॉर्ड कराते हैं और फिर वायरल होने के लिए। मेरा उन वीडियो से कोई लेना देना नहीं है जी। मेरी जिंदगी बड़ी सादगी भरी जिंदगी है, और आप कल भी चले जाएंगे तो मुझे सब्जी मार्केट में दिखेंगे, और कहीं पे भी जाता हूँ तो एक आदमी से लगाव रहता है। मतलब चाय पी रहे होते हैं तो मैं देखता रहता हूँ, आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वर कि भाई कैसे चाय बना रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं भी बना के देखता हूँ, और भाई उसकी भी ज़िंदगी है, यू शुड अप्रिशिएट दिस ज़िंदगी, मतलब उसकी आप ज़िंदगी अप्रिशिएट करिए। अगर आपको आदमी और समाज से लगाव है ना, तो आप ऑलमोस्ट मतलब आप उसके साथ घुल मिल सकते हैं। अगर आप साहिब की तरह आएँ और साहिब की तरह आपके बैठ जाएं और हुक्म चलाएं कि भाई ये चाय लाओ, ये फलाना लाओ, चिलाना लाओ, तब तो फिर है आपकी अलग ज़िंदगी है। तो मेरी ज़िंदगी है आम आदमी की तरह है, मैं आम आदमी की तरह रहता हूँ और आम आदमी की हरकतें करता हूँ। और वीडियो और रील मैं नहीं बनाता, मेरा ना चैनल है ना मेरा यूट्यूब है। इसलिए एक आम आदमी की तरह आप रहिएगा
और आम आदमी के करीब रहिएगा और आम आदमी का के साथ आपका लगाव रहेगा, तो मेरे ख्याल से समाज भी आपको अपनाएगा, समाज भी आपको देखना एक चाहेगा उसी आपका तरह। वीडियो कॉल पे शिक्षकों को और अफसरों को डांटते डपटते एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं डांटता टपटता नहीं हूँ, मैं तो चेक करता हूँ जी। और कभी कभी गायब पाए जाते हैं टीचर और कभी बहुत अच्छा काम भी करते हैं तो और कभी कभी जब बहुत अच्छा काम करते हैं मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, तो हमेशा डांटता नहीं हूँ। नहीं, मेरा सवाल आगे ये है कि आप आए शिक्षा विभाग से बाहर, तो जो नए साहब आए उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि मुझे डायरेक्ट फोन मत करिएगा, पर आप अपने टाइम पीरियड में इतने सारे टीचर्स का फोन कॉल कैसे हैंडल कर लेते थे? एक ऑफिसर कहता है डायरेक्ट फोन मत करना, आप कहते थे डायरेक्ट फोन करो। आप सुबह बाइक भी चला लेते थे, रात में प्लेन चलाते भी दिखते थे, सबका फोन कॉल भी अटेंड करते थे। ये एक ही शासनकाल में नीतीश जी के ही पीरियड में दो ऑफिसर का डायमेट्रिकली अपोजिट बिहेवियर क्यों है? इसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं किसी भी पदाधिकारी की कार्यशैली और टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरे से पूर्व में भी पदाधिकारी थे, मेरे बाद में भी पदाधिकारी थे, और मैं अपना मानता हूँ कि जो पदाधिकारी की समझ में है कि भाई ऐसा ही व्यवस्था ठीक चलता है और ऐसे ही व्यवस्था अच्छी चलती है, तो वन शुड अप्रिशिएट, वन शुड सपोर्ट। इसलिए मैं किसी भी पदाधिकारी की कार्यशैली पर टिप्पणी नहीं करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो प्रतिस्थानी हैं वो अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को अच्छा संभाल रहे हैं। शिक्षा विभाग में कुछ ऐसा काम रह गया जो आप नहीं कर पाए और आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले लोग करेंगे? क्योंकि एक जो बड़ा काम आपका था शिक्षकों का उनके मन मुताबिक तबादले का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा चुकी थीं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपको लगता है अभी कुछ और काम रह गया था जो आप कर नहीं पाए और जो ये नए साहब हैं वो करेंगे? देखिए, मेरा कार्यकाल तो 1 साल का था। अब 1 साल में पहले तो आदमी समझता है ब्यूरोक्रेसी में कि जो पिछले साहब छोड़ के गए हैं वो कितना था, क्या किए, फिर सीखता है, फिर करता है। तो कार्यकाल तो बहुत छोटा था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत मेजर परिवर्तन कुछ कर दिया या मेजर ना भूतो ना भविष्य नहीं होता है कि ना आपसे पहले कुछ हुआ ना आपसे बाद में हुआ। ये मेरी मानसिकता नहीं है। मैंने जब तक था मेरा अपना रोल था, मैंने अपना काम किया और जो छुड़ा हुआ काम है मेरे जो प्रतिस्थानी हैं वो समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। तो भूत और भविष्य की मतलब मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। भूत भी ठीक था, भविष्य भी ठीक रहेगा और मैं बड़ा आशावादी हूँ कि सब ठीक रहेगा। अगर भविष्य में आपको राजनीति बुलाए तो कौन सी पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति ही कोई ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। मैं ये कह रहा हूँ अगर राजनीति बुलाए, आप वायरल बहुत होते हैं, अगर पॉलिटिक्स बुलाए तो कौन सी पार्टी पसंद? ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पहले तो मुझे राजनीति जानी पड़ेगी, फिर राजनीति में जाऊंगा तो फिर पार्टी चुनूंगा, तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं बार मैंने पहले भी आपको पंकज जी जवाब का मतलब सवाल का जवाब मैंने दिया कि समाज की सेवा करने के बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले तो उस पर निर्णय लेना होगा ना कि भाई किस मोड में मैं समाज की सेवा करूंगा। आप बोले ना कि अब बिहार में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि पहले इस समाज की सेवा किस प्रकार की जा सकती है और कौन सा अच्छा माध्यम होगा। पहले तो उसका चयन होगा ना, उसके बाद अगला स्टेप होगा। आप तो अगला स्टेप आप पूछ दिए हमसे, तो पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि अब मैं समीक्षा करूंगा कि इस समाज की जो सेवा है, इस समाज में रह के क्या करना चाहिए मुझे, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक आपने क्या किया? अगर ये पूछा जाए कि 3 दशक आपने सेवा दी, शिक्षा विभाग आपका बहुत चर्चित रहा, अगर ये पूछा जाए कि बिहार के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा एज अ ब्यूरोक्रेट, तो समराइज करके 2-4 बातें बताइए। देखिए, मैंने पॉलिसी मेकिंग में मदद किया और पॉलिसी मेकिंग सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में रह के उनके मार्गदर्शन में मैंने पॉलिसी में मैंने बहुत काफ़ी काम किया। बिल्डिंग बाइला हो, अर्बन प्लानिंग एक्ट हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 हो, स्टार्टअप पॉलिसी हो, मैंने वेंडर एक्ट भी लिखा था, लेबर लॉज को रिफॉर्म किया मैंने,
उसके बाद मैंने फाइनेंस रहा, 5 साल फाइनेंस में रहा मैं। वित्तीय स्थिति मैंने संभाली। कोरोना जब पूरे विश्व की इकॉनमी जब लिटरली डूब गई, माइनस पे चली गई थी, ये बिहार अकेला राज्य था जिसने ना एक पैसा किसी का वेतन काटा, ना एक पैसा किसी का वेतन काटा। तो एक प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने किया, और सरकार की नीति निर्धारण में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में मैंने उनका काम किया। इसलिए मेरा मोटा मोटी ये कंट्रीब्यूशन नीति निर्धारण में जो सरकार है उसका सहयोग किया, और उसके मार्गदर्शन में जो उन्होंने काम दिया मैंने किया। मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ से जुड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। यंग कपल की तरह जब आप बाइक पे चलते हैं, आपकी मैडम भी आईएएस है, तो बिहार की सड़कों पर डर लगता है आपको? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि यंग कपल कुछ दूर तक ही गए थे, उसका मैडम को बहुत डर लगा मेरे मोटरसाइकिल में बैठने का। तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे उतार दीजिए आप। तो मैंने उनको उतार दिया। मतलब करीब 3 किलोमीटर तक चला। हमको लगता है या तो रफ्तार उनको पसंद नहीं आई, या फिर मोटरसाइकिल की राइड पसंद नहीं आई। तो मैं अपना मोटरसाइकिल अपने आप चलाता हूँ। तो यंग कपल केवल कुछ ही दूर तक गए, यंग कपल। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि कपल लॉन्ग राइड पे चलें, बट मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर ही चला पाया। उसके बाद फिर मैं अकेला लेके गया। तो ये प्रिविलेज बाइक में तो होता है कि 3 किलोमीटर के बाद उतर जाइए। प्लेन में मैडम नहीं जाती हैं आपके साथ कि कुछ 10 किलोमीटर पे कहें सिद्धार्थ रोको, यहीं पे उतर जाएंगे? प्लेन में देखिए, प्लेन में मतलब बड़ा खतरनाक होता है कॉकपिट में। और कभी कभी आप इंडिगो में देखते होंगे ना, लिखा रहता है प्लीज़ लीव योर वरीज बिहाइंड। और अंदर कॉकपिट में झगड़ा करने का और आर्ग्यूमेंट करने का कोई स्कोप वोप नहीं है। तो अगर अंदर उन्होंने कहा कि आप लेफ्ट जाइए और मैं राइट जाने लगा, या राइट जाने और लेफ्ट जाने का लगा, तो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे स्कोप, ऐसा आदमी को वहाँ नहीं रखना चाहिए जिसको आपने आर्ग्यूमेंट और बहस की शक्तियाँ प्रदत्त कर दी हैं। तो वहाँ पे तो कैप्टन होता है, फर्स्ट ऑफिसर होता है। तो इसलिए वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है। इसलिए कभी परिवार का सदस्य अंदर कॉकपिट में नहीं रहता है। एक सवाल जो यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल में बहुत है, मुख्यमंत्री अचेत हैं, ये राजनीतिक सवाल है। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रधान सचिव के तौर पे आप मुख्यमंत्री जी के साथ दिन रात रहे हैं, काफ़ी समय आपने बिताया। क्या वाकई मुख्यमंत्री अचेत हैं, जो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये डुप्लीकेट सीएम हैं, अचेत हैं, आप ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं? सच्चाई क्या है, कुछ तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा उनकी स्थिति और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सरकार आप लोग चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के गठबंधन की सरकार है और वही चलाती हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चलाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर मतलब बिल्कुल ठीक है, और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया के सामने आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं? वो उनका अपना व्यक्तिगत अपना ये है, इस पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। बट क्योंकि पहले तो काफ़ी मुखर रहते थे कहीं भी। अब ये उनसे पूछिएगा ना, अब हमसे थोड़ा ना पूछेंगे। अब जिनसे पूछना चाहिए पूछिए। लेकिन आपने माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अस्वस्थ है, और आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हायर एजुकेशन को लेकर के आपको चिंता हुई? पहले पटना कॉलेज बड़ा अच्छा माना जाता था, अब हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। बतौर अपर मुख्य सचिव, आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर नहीं जाएं, पढ़ने बाहर जा रहे हैं, और बिहार को इस मद में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है? देखिए, हायर एजुकेशन का बड़ा डिवाइडेड रोल रहता है। इसके चांसलर होते हैं महामहिम राज्यपाल, और शिक्षा विभाग इसका नोडल मंत्रालय रहता है। तो अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स और रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स हैं। ये हम लोगों ने रिक्रूटमेंट शुरू किया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने सामर्थ्य करके ओवरऑल गाइडिंग सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में, जिसमें रिक्रूटमेंट है, अटेंडेंस ऑफ टीचर्स है, अपने कोर्स कंटेंट हैं, रिज़ल्ट को डिक्लेयर एग्जामिनेशन टाइम पे हो, और कोर्स समय पे पढ़ाया जाए। तो इस पर भी काम शुरू हो गया है। तो मेरा अपना विचार है कि धीरे धीरे
स्टेटस ऑफ लर्निंग इंप्रूव होगा। और हायर लर्निंग केवल आपके यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, हर जिले में आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू कर दिया है, आपके ITI है, पॉलिटेक्निक है। तो ये केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज से संबंधित नहीं है, बट हायर एजुकेशन सभी क्षेत्र में है। आपके MBA में है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, चाणक्य लॉ है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। इसलिए मैनेजमेंट, लॉ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ हायर एजुकेशन सब हैं। और बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ लोग जाते होंगे, आप जैसे जाते होंगे, बट मेरा मानना है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ बाहर से स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, ठीक है आप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ, ऐसे मुझे लगता नहीं है, पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पे आपको कौन पसंद है? नीतीश कुमार पसंद है, लालू प्रसाद पसंद है, नरेंद्र मोदी पसंद है, तमिलनाडु के कोई नेता पसंद है? ये बता दीजिए। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, और ये जनता तय करती है, और ब्यूरोक्रेट का काम है कि जो पर आप एक इंसान भी तो हैं, आपने सबका वर्किंग Favorite स्टाइल leader देखा हर है। फेवरेट लीडर तो पूछ सकता हूँ। हाँ, महात्मा गांधी जी हैं मेरे फेवरेट लीडर हैं, तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बी आर अम्बेडकर जी हैं, मेरे सबसे प्रिय लीडर हैं, तो इन दोनों मेरे आइडल हैं, तो इसलिए फेवरेट लीडर आपने पूछा तो है। अभी के दौर में कोई नहीं? नहीं, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं कि अभी के दौर में है या नहीं है। तो मेरे जो लीडर्स हैं महात्मा गांधी जी हैं और अम्बेडकर जी हैं। कलेक्टर के तौर पे आपको सबसे अच्छा जिला कौन लगा था काम करने के लिए? सभी जिले अच्छे थे, और सभी मेरे ख्याल से झारखंड में रहा, लोहरदगा में रहा, बहुत अच्छा जिला था, बिल्कुल ट्राइबल डोमिनेटेड जिला था, शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड जिला था, बहुत अच्छा था। मुजफ्फरपुर था, बहुत ही विकसित जिला था। औरंगाबाद रहा, काफ़ी अच्छा जिला था। तो मेरा आरा भी था, तो इसलिए कोई जिला अच्छा और ख़राब नहीं होता है। और मैं पहले भी बोल चुका आपको कि बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, मतलब बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सम्मानित और सम्मान देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं किसी ज़िले को अच्छा और किसी ज़िले को बुरा कह ही नहीं सकता। आप कह जरूर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जवाब आप किसी भी पॉलिटिशियन से आगे बढ़कर दे रहे हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन जवाब देता होगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आपके पॉलिटिकल नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल आ रहा है ना। ये देखिए ये बिल्कुल नेचुरल आता है ना। ये मैं कोई बनावटी नहीं हूँ ना, मेरे पास कागज है, देखिए मैं कागज भी नहीं लेकर आया। मैं आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैं बिल्कुल नेचुरल जवाब है, ये मेरे अंतर्मन की बात है, और मेरे मन और मस्तिष्क में ये बात रह गई है कि मेरे बिहार के जो निवासी हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ और वो मुझे सम्मान देते हैं। तो ये मेरे मस्तिष्क और मेरे अंतर्मन से ये बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। चलिए, डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर कुछ काम जो आपकी इच्छा है कि जल्दी जल्दी किया जाए, जो आप चाहते हैं करना, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, मेरे अंडर करीब 27 डिपार्टमेंट हैं जो विकास का काम देखते हैं, और 29 कॉर्पोरेशंस हैं जिसको मैं चेयरमैन और अध्यक्ष के रूप में हेड करता हूँ। तो मैंने बाकायदा सभी विभागों का और कॉर्पोरेशंस का रिव्यू करना शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि अब तो चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट हाल ही में लगने वाला है, तो काम में रफ्तार बढ़ाई जाए, जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ताकि जो सरकार ने सैंक्शन किया है, जो सैंक्शन योजना है, लोकवित्त है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो जो काम सरकार ने सैंक्शन किया वो जल्दी धरातल पे उतरे और योजना का कार्यान्वयन सही रूप से हो, यही मेरी इच्छा है। चलिए, तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो ब्यूरोक्रेट के तौर पर बहुत चर्चित तो हैं ही, अब अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो कितने चर्चित होंगे, क्या मुकाम हासिल करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कई सारे विभागों में ये गए और इन्होंने काम किया, और ये यहाँ बहुत वायरल भी हैं, लोग बाहर भी इनको देखते हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।